हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक पवार आपका वेलकम करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें एक चैप्टर तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, और आज हम क्लास 10th के जो हमारा चैप्टर 2 है इसमें भी हम 2 क्लासेस तो डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। कितने 2 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। ये आज हमारा 3rd लेक्चर होने वाला है, और आज हम जो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब सभी एसिड्स और सभी बेसिस में ऐसा क्या है जो कॉमन होता है। उसके लिए हम एक एक्टिविटी भी देखेंगे, पर देखिए थोड़ा बहुत तो मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका, लेकिन मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अब तक के दोनों क्लासेस अगर आपने देखी होंगी तो ये बात मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर भी चुका हूँ। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, पहले दोनों वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, तो पहले आप उन वीडियोस को विजिट कीजिए ताकि आप जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ उसकी पहले से बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी हुई हो। देखिए सभी एसिड्स की खासियत क्या है कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एसिड्स में आपको HCl लिख दिया मैंने। HCl भी एक तरह का एसिड ही है। सभी एसिड्स की खासियत क्या होगी कि आपको उनमें हाइड्रोनियम आयन दिखाई देगा, यानी H+ आयन सभी एसिड्स में प्रेजेंट होता है। और सभी बेसिस में आपको OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन दिखाई देगा। आपको याद होगा हमने जब एक्टिविटी की थी, शायद एक्टिविटी 2.3 थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जब मेटल्स की एसिड्स के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो सभी जो एसिड्स होते हैं वो क्या मतलब ये रिएक्शन में क्या रिलीज हो रहा होता है, हर कंडीशन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है। अब जरा सोचने की बात यह है कि वो हाइड्रोजन गैस आई कहाँ से होगी, ये बात समझते हैं। आइए देखिए जरा पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मैं पहले पढ़ चुका हूँ, फिर से मैं मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। एनसीईआरटी क्या कह रही है, वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सभी एसिड्स की सिमिलर यानी एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल दो तरह की होती है। फिजिकल वो जो दिखाई देती हैं और उनमें नए सब्सटेंसेस नहीं बन रहे होते, यानी नए पदार्थों का निर्माण नहीं हो रहा होता। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में हमेशा आपको नए पदार्थ बनते हुए दिखेंगे, नए सब्सटेंसेस बन रहे होंगे। केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप ही, यानी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में ही आपको क्या होता है, केमिकल चेंजेस दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज। अब ऐसा कुछ ना कुछ तो इनमें सेम होगा ना, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो वो क्या चीज है दैट विच लीड्स दिस सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज we saw in activity 2.3। अब देखिए ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका कि 2.3 में हमने क्या देखा था, that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals के साथ रिएक्ट करके सारे के सारे एसिड्स क्या रिलीज करते हैं, क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। देखिए सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। इसका मतलब सभी में हाइड्रोजन कॉमन होगी। लेकिन आप सोचने की बात यह है कि हम ऐसा कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए जरा, जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या निकल रहा होता है, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट बन रहा होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है। अब जरा ध्यान दो, जो ये मेटल है, कोई भी मेटल क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। कोई भी मेटल क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। और हाइड्रोजन भी क्या है, हाइड्रोजन इटसेल्फ इज एन एलिमेंट। हाइड्रोजन खुद भी क्या है, एक एलिमेंट ही है। अब ध्यान से समझो, ये मेटल एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है। और हाइड्रोजन तो केवल एक ही एलिमेंट हुआ, मेटल्स तो बहुत सारे होते हैं। जब इसी सीरीज में आप आगे बढ़ेंगे तो 10th क्लास में ही एक चैप्टर आगे आएगा जहां पर हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होंगे। तो पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे कि अधिकतर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स ही हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स बहुत कम हैं और इनके बीच के तो और भी कम है।
तो मेटल्स जो हुए वो एक तरह के एलिमेंट हुए। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है, एक मेटालिक सब्सटेंस नहीं है, वो मेटल नहीं होता। और जितनी भी गैसेस हैं वो नॉन मेटालिक ही होती है, तो हाइड्रोजन भी एक गैस है, तो ये एक नॉन मेटल है। तो सीधी सी बात है कि यहां से हमें हाइड्रोजन कभी नहीं मिलेगी। जो ये हाइड्रोजन आई है, देखो सॉल्ट कहाँ से आया, सॉल्ट तो इस मेटल से ही बना। मैंने बताया था कि जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस मेटल का सॉल्ट बनेगा। तो जो मेटल है वो तो सॉल्ट में प्रेजेंट है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है वो इससे तो नहीं मिली होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। वो कहाँ से मिली होगी, एसिड से। और ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये हर एक एसिड के लिए, यानी हर एक एसिड ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इट कुड बी लेस और मोर, वो ज्यादा और कम हो सकती है, लेकिन वो होगी जरूर। तो यानी कि हर एक एसिड में हाइड्रोजन तो होती ही है। तो जो कह रहा है कि हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स, वो यही बात है। इसका मतलब सबसे कॉमन बात जो एसिड्स की है वो क्या है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अभी हम देखते हैं कि ये एक्टिविटी क्यों परफॉर्म की जा रही है। ये एक्टिविटी इसलिए परफॉर्म की जा रही है सो दैट वी कैन इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। क्योंकि देखो हाइड्रोजन तो बहुत सारे सब्सटेंसेस में होती है, लेकिन हर एक सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन होती है, क्या वो एसिडिक होता है, क्या उसका बिहेवियर, उसका नेचर एसिडिक होता है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि भाई जिसमें हाइड्रोजन आ रही हो वो हर एक सब्सटेंस ही क्या हो, एसिडिक हो। दूसरी बात, ये बात हमने समझ ली है कि हाइड्रोजन क्या है, सब में क्या है, कॉमन टू ऑल एसिड्स है। और यही हाइड्रोजन जो है, जो हाइड्रोनियम आपको आयन देती है, H+ आयन, वो H+ आयन ही किसी एसिड के एसिडिक बिहेवियर का रीजन होता है। यानी H+ आयन की वजह से ही किसी सब्सटेंस में उसका एसिडिक नेचर होता है। अगर वो अम्लीय नेचर दिखा रहा है, गुण दिखा रहा है, तो वो किस वजह से होगा, वो होगा आपका H+ आयन की वजह से। अब देख लेते हैं जरा ये एक्टिविटी क्या कह रही है, शुरू करते हैं। टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपके पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है आपका, C6H12O6। अब यहाँ ध्यान से देखो तो आपको ये हाइड्रोजन दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन इसमें है प्रेजेंट। आगे देखो, अल्कोहल, अल्कोहल कुछ भी ले लो, हम ले लेते हैं CH3OH। ठीक है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रही है। मैं इस OH के हाइड्रोजन को नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन देगा, मैं सिर्फ इस वाले हाइड्रोजन को देख रहा हूँ। ठीक है, और इसको हम देते हैं बेटा। इसके बाद है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो हाइड्रोजन दिखाई दे रही है। और अगला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। तो मैं इसको भी यहीं पे लिख देता हूँ, H2SO4। तो यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रही है। तो यहाँ इस एक्टिविटी में हमें 4 सब्सटेंस दिए गए हैं, 4 चीजें दी गई हैं, 4 सोल्यूशन दिए गए हैं। और हर एक में ही देखिए यहाँ पे H सब में ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हम क्या इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। जिसमें हाइड्रोजन होती है क्या वो एसिडिक होते हैं या नहीं होते हैं, ये हम चेक करने वाले हैं इन एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक है, आइए चेक करते हैं। देखिए क्या करना है आगे, फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क। अब एक रबर का कॉर्क लेना है, एक रबर का कॉर्क लेना है इस तरह से। देखिए ये एक कॉर्क है रबर का, और इस पर क्या है, 2 नेल्स फिक्स किए गए। अब देखो रबर जो होता है एक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का मतलब द सब्सटेंसेस व्हिच डजंट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी कंटेन नहीं, सॉरी, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी डजंट पास थ्रू। तो अब सीधी सी बात है कि अगर इन दोनों नेल्स को देखूं, इन दोनों कीलों को मैं देखूं, तो इन दोनों का जो आपस में कनेक्शन है, वैसे फिजिकली नहीं है, फिजिकली एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन इस रबर के कॉर्क के थ्रू ये क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो यानी कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी किसी तरह से आएगी
तो इस तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ये क्या है, एक इंसुलेटर है ना। तो ये क्या नहीं करता, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। आगे देखिए क्या कर रहा है। तो ये कॉर्क पे 2 नेल्स फिक्स कर लिया, प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। और एक बीकर ले लिया 100 ml का, 100 ml का एक बीकर ले लिया और उसमें से प्लेस कर दिया, नहीं रख दिया। आगे देखो, connect the nails to the 2 terminals of 6 volt battery through a bulb and a switch as shown in figure 2.3। तो ये फिगर 2.3 है आपकी। देखो जरा यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे वायर्स के थ्रू यहाँ पे एक बैटरी लिया, ये 6 वोल्ट का बैटरी है, और इसको इस एक साइड से कनेक्ट किया इस नेल से, ठीक है। दूसरी साइड एक वायर लिया और यहाँ पर लगाया एक स्विच, ये क्या है, स्विच, जिसे आप ऑन ऑफ कर पाएंगे। और फिर रास्ते में लगा दिया एक बल्ब और ये कनेक्ट कर दिया बैटरी के दूसरे टर्मिनल से, है ना। बैटरी के 2 पॉइंट्स होते हैं, सपोज दैट इट्स अ बैटरी, तो एक टर्मिनल इधर होगा और एक टर्मिनल इधर होगा। तो एक साइड से एक साइड कनेक्ट कर ली, यानी ये वाली, और दूसरी साइड पे जो कनेक्ट किया गया है वहां पे रास्ते में यहां से निकलकर एक स्विच है और फिर एक बल्ब है। अब मान लीजिए सपोज दैट कि अगर हमने इन्हें कनेक्ट किया और ये समहाउ ये सर्किट, देखो यहाँ पे क्या है, सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो रखा है, सर्किट यहाँ पे टूटा हुआ है। और अगर ये सर्किट पूरा होता तो यहाँ पर इस स्विच को ऑन करने पर ये बल्ब क्या करता, ग्लो करता। पर ऐसा तभी होगा जब ये सर्किट पूरा होगा। अब सर्किट तो ये टूटा हुआ है, और अगर मैं यहाँ देखूं कि एक कॉर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, तो भी कॉर्क कैसा है, एक इंसुलेटर है, तो इलेक्ट्रिसिटी यहीं तक आके रह जाएगी और आगे पास नहीं होगी। अब आगे क्या किया गया है तो सीधी सी बात है कि अगर आपको ये बल्ब ग्लो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कंप्लीट दिस सर्किट, इस सर्किट को पूरा करना पड़ेगा। नाउ पॉर सम डायलूट HCl। अब क्या करना है, कुछ डायलूट HCl इसमें डाला गया है, डायलूट HCl सॉल्यूशन डाला गया है। ये देखिए रबर का कॉर्क है। अब HCl सॉल्यूशन जो है वो कैसा है, डायलूट है। HCl सॉल्यूशन कैसा है, डायलूट है। अब डायलूट और कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। आगे एक टॉपिक आएगा जहां पर हम ये देख रहे होंगे कि हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस आर, कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस का मतलब क्या होता है, उसे तो चलो हम आगे देखेंगे ही। पर फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि डायलूट का मतलब क्या है। अच्छा, डायलूट से पहले भी आप एक बात ध्यान में रखिए कि जब मैंने आपको बताया था कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं, तो मैंने आपको एक बात और बताई होगी, मतलब आपको एक बात और बताई थी, आपको याद हो अगर, कि अगर आप एसिड का वाटर सॉल्यूशन करेंगे, मतलब वाटर में उसको डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे, तो एसिड्स क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। उस H+ आयन की वजह से ही किसी भी मैटर का एसिडिक नेचर होता है। नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। दूसरी बात, जब बेसिस को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो OH- आयन देते हैं। तो जो एसिड्स होते हैं वो तो आपको देंगे H+ आयन, और जो बेसिस होते हैं वो देंगे आपको OH- आयन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो समझने की वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है। इलेक्ट्रिसिटी दरअसल है क्या, आप सोचिए कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी, इस टर्म इलेक्ट्रिसिटी की, ये वर्ड कहाँ से आया है। इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द आया है वो इलेक्ट्रॉन से आया है। इलेक्ट्रॉन तो आप जानते होंगे, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये टर्म इलेक्ट्रॉन से आया है। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जब आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी बहेगी कैसे। दरअसल इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स बह रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं। जैसे आप ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स की नदी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इस चार्ज को कैरी करने के लिए आपको आयंस चाहिए, मतलब चार्ज्ड पार्टिकल्स चाहिए। ध्यान रखिए कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है तो आपको क्या चाहिए, चार्ज्ड पार्टिकल्स चाहिए।
चार्ज पार्टिकल्स मतलब जिन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, जिन पे चार्ज हो, ठीक है। अब देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जब चार्ज पार्टिकल्स की बात हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो हुए ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा और क्या क्या चीजें होती है जिन पे चार्ज हो सकता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स या यूं कह लीजिए कि कुछ एटम्स जिन पे चार्ज होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, है ना। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि H प्लस आयन, OH माइनस आयन, इन्हें आयंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे एटम्स हैं जिन पे चार्ज है, या ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिन पे चार्ज है। तो चार्ज्ड पार्टिकल है एक तरह से ये। तो अगर पानी में डालने पर एसिड्स भी आयंस देते हैं और बेसिस भी आयन देते हैं, एसिड्स भी आयन देते हैं और बेसिस भी आयन देते हैं, तो सीधी सी बात है कि तब तो यहां से क्या होगा, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, क्योंकि वहां पे क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, और यहाँ के चार्ज को वो यहाँ तक ले आएंगे। लेकिन वहां पे चार्ज्ड पार्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है। आइए जरा समझते हैं। अब अगला टर्म जो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि डायलूट और कंसंट्रेटेड होता क्या, मतलब डायलूट क्या है। सॉरी, ये तो इसको नहीं मिटाना, इतना ही मिटाएंगे। ये कुछ चीजें रखनी है, इतना मिटा देता हूँ, ठीक है। इसे हटा देता हूँ। देखिए, और इसकी भी जरूरत नहीं है, चार्ज पार्टिकल्स आपको याद रखना है। अभी जो टर्म मैंने लिखा है यहाँ पे डायलूट, हाय हाय, फिर से लिख देते हैं। डायलूट, अब एसिड बनता कैसे है या बेस डायलूट कैसे होता है। देखिए, किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, या यूं कह लो पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ किसी एसिड या बेस की, उसमें जितना ज्यादा पानी होगा उसे क्या कहेंगे, उतना डायलूट कहेंगे। यानी वाटर के साथ अगर आपने उसका सोल्यूशन बनाया है, वाटर अगर कम है, एसिड ज्यादा है, तो उसे कंसंट्रेटेड कहते हैं। लेकिन वाटर जितना ज्यादा होता जाएगा उसे क्या कहते हैं, हम डायलूट कहते हैं। और लास्ट क्लास में हमने देखा भी था कि डायलूटेड किसे कहते हैं, उस एसिड बेस को कहते हैं जिसमें वाटर ज्यादा होता है, ठीक है। यानी पानी डालने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम, उसे डायलूट करना कहते हैं। आगे देखो जरा, तो सीधी सी बात है कि अगर HCl को डायलूट किया गया है तो उसमें पानी डाला गया होगा। पानी तो नहीं डाला जाता, पानी में एसिड डाला जाता है, एसिड में पानी नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डाला जाता वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, तो अगर सीधी सी बात है कि वाटर इसमें है, तो सीधी सी बात है इसमें आयंस भी होंगे। और एसिड्स क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही तरह के आयंस देते हैं। जैसे HCl के केस में ये H प्लस आयन देगा और Cl माइनस आयन देगा, तो चार्ज्ड पार्टिकल्स आपको दिखे। वहीं H2SO4 के केस में मैं पहले से बता रहा हूं, अभी तो केवल हम HCl को देख रहे हैं। H2SO4 के केस में ये H प्लस आयन तो देगा ही, क्योंकि वो तो सभी में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ ये सल्फेट आयन भी देगा, ठीक है। SO4 जिसपे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखो यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल्स आपको दिखे और यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल्स दिखे, ठीक है। तो अगर इसमें जब HCl डाला जाएगा तो यहाँ चार्ज पार्टिकल्स हैं, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे चार्ज लेके, वो उन चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू क्या होंगे, आगे फ्लो होंगे और चार्ज इसमें आ जाएगा और ये सर्किट पूरा हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, बल्ब क्या करने लगेगा, आपका ग्लो करने लगेगा। बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तभी होगा कि जब ये सोल्यूशन जो है इसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नाउ पॉर सम हो गया, रिपीट विद डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड। और यही प्रोसेस हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करना है, और सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी डायलूट ऑल्सो। वो भी कैसा होगा, डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा। अगेन उसमें भी क्या होंगे, आयंस होंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व करते हैं दैट बल्ब ग्लोज। बल्ब क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है। बल्ब क्या करता है, बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। बल्ब ग्लो करेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स थे, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को, यानी उस करंट को, उस चार्ज को आगे कैरी किया। ओके, अब मैं इस सबको मिटा रहा हूं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है।
रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल। अब ग्लूकोज और अल्कोहल को, यानी अल्कोहल की बात की गई है। देखिए अल्कोहल्स में क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। अल्कोहल्स में क्या होते हैं, बेस होते हैं। और लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जो जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा एसिड या बेस, उसमें उतने ज्यादा आयंस रहेंगे। स्ट्रॉन्ग का मतलब जितने ज्यादा आयन रिलीज करेगा। देखो मैंने क्या बताया था कि एसिड्स क्या करते हैं, आपके H+ आयंस देते हैं, और बेसिस क्या करते हैं, आपके OH- आयन देते हैं। अब अगर वाटर में आपने कोई एसिड डाला, मान लीजिए 100 ml में आपने 10 ml एसिड डाला, एक तरफ आपने डाला HCl, एक तरफ डाल दिया आपने CH3COOH, जिसे आप एसिटिक एसिड आम भाषा में जिसे आप सिरका कहते हैं, सॉरी। तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर जो H+ आयंस हैं दे आर कंपेरेटिवली मोर देन CHCOOH, यानी यहाँ पर लेस H+ आयंस रहेंगे। H+ आयन तो दोनों देंगे, H+ आयन तो दोनों देंगे, क्योंकि एसिड्स की खासियत ये है कि पानी में जब डिसॉल्व करेंगे तो H+ आयन देंगे ही देंगे, लेकिन इसके वाटर सोल्यूशन में आप H+ आयंस बहुत ज्यादा देखेंगे, इसके में बहुत कम देखेंगे। अब जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, H+ आयंस जितने ज्यादा होंगे, जितने कम होंगे वो उतना ही वीक कहा जाएगा। ऐसे ही बेसिस के मामले में है कि जितने ज्यादा OH- आयन देगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितना कम OH- आयन होंगे उतना ही वीक बेस उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुई बात। अब यहां इसका जब आपको सॉल्यूशन, मतलब आप क्या करेंगे, वाटर सॉल्यूशन इसमें डालेंगे तो यहाँ पे आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। यहाँ पर आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे और यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ, कि बल्ब डजंट ग्लो, द बल्ब डजंट ग्लो। दोनों ही कंडीशन में आप महसूस करेंगे। ठीक, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, नो, हर केस में बल्ब ग्लो नहीं करता। पहले दोनों केसेस में, यानी जहां पर डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन आपने डाला था बीकर में, वहां पर बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ये, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। लेकिन बाद के दोनों में चार्ज पार्टिकल्स नहीं थे, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती है और बल्ब ग्लो नहीं करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है वही बात अब कही गई है। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। एसिड्स के केस में क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनके सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इस वजह से बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electrical current through the solution. सीधी सी बात है कि सॉल्यूशन के थ्रू जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करेगा तभी तो बल्ब ग्लो करेगा। तो बल्ब के ग्लो करने का मतलब यही है, वो इंडिकेट यही कर रहा है कि सॉल्यूशन के थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एसिडिक सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं, जो मैंने बताया आपको H+ आयन, Cl- आयन, उनके थ्रू क्या होता है, फ्लो करता है। ये बात आगे इसमें दी गई है, इसे आप पढ़ लेना, और मैं आपको ये समझा ही चुका हूँ। आगे देखिए व्हाट हैपेंस टू एन, अच्छा एक लास्ट चीज देख लेते हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कालीज। एल्कालीज जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। दरअसल ये स्ट्रॉन्ग, इनकी सही डेफिनेशन तो आप ये कह सकते हैं कि ये वो एसिड्स होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। देखिए वो दोनों जो थे, यानी CH3OH और आपका C6H12O6 और C6H12O6, हाँ जी, वो दोनों वाटर सोल्यूबल तो हैं, लेकिन आपका ग्लूकोज तो बेस ही नहीं है वो तो, और CH3OH एक तरह का बेस था भी, तो भी वाटर सोल्यूबल नहीं था। लेकिन एल्कालीज ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और अगर वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे तो सीधी सी बात है आयंस देंगे, और अगर आयंस प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। जैसे यहाँ पे क्या दिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो NaOH, या फिर
CaOH होल ट्वाइस हो, अगर आप इनके सोल्यूशन वहां पर बीकर में डाल रहे होते तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती, क्योंकि आयंस प्रेजेंट होते। क्यों? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल हैं, वाटर में ये डिसॉल्व हो जाते, घुल जाते, आयंस देते, और आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी? अब क्या कंक्लूड करोगे कि जो अल्कैलीज होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनके सॉल्यूशंस, उनके जो वाटर सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आगे देखिए, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। अब एक वाटर सॉल्यूशन में एसिड्स और बेसिस के साथ होता क्या है, ये देखने के लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे। बड़ी प्यारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.9। आप इसे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो आपको इसमें मजा भी आएगा और सीखने के लिए भी मिलेगा। देखिए, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड ले लेना है, आपको नीचे जो दिखाई दे रहा है दैट इज सोडियम क्लोराइड, एंड सेटअप द apparatus एज शोन इन फिगर। तो इस तरह से एक apparatus सेटअप कर लेना। फिलहाल इस पे हमें नजर नहीं रखनी है, सिर्फ इतना देखना है, इसे हम आगे समझेंगे, क्योंकि पहले हमें पूरा प्रोसेस समझ में आना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि ये नीचे क्या दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, एड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब। अब इसमें क्या किया गया, कुछ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया गया, यानी कि NaCl आपके पास था, आपने इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। इसके रिजल्ट में आपके पास क्या आया, आपके पास आया, सॉरी हाँ, और Na2SO4। तो देखिएगा, जब आप सोडियम क्लोराइड की डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास क्या आया, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया, लेकिन ये हाइड्रोजन क्लोराइड दरअसल गैस है। ठीक है, तो ये गैस है और ये आया सोडियम सल्फेट। अब ध्यान देना है कि जो गैस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो एसिडिक नेचर नहीं दिखाती, उसका बिहेवियर जो होता है वो एसिडिक नहीं होता। क्यों नहीं होता, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक बिहेवियर क्यों होता है, वो होता है उसमें H+ आयंस की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, और H+ आयंस कब आएंगे, H+ आयंस तब आते हैं जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर सोल्यूशन जो होता है उसी में आयंस होते हैं, वही H+ आयन क्या दिखाता है आपको, एसिडिक नेचर दिखाता है किसी भी सब्सटेंस का। अब जब आयंस ही नहीं होंगे तो सीधी सी बात है एसिडिक बिहेवियर भी नहीं होगा। तो भले ही HCl एसिडिक है, लेकिन उसका बिहेवियर एसिडिक नहीं रह जाता है, क्योंकि वहां पर आयंस प्रेजेंट नहीं होते। दरअसल वो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि सूखी होती है। सूखी का मतलब वाटर ऐड करेंगे तो गीला हो गया ना, तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि गैस जो होती है ड्राई होती है। ध्यान दो, शुरू में बड़े ही साफ साफ शब्दों में क्या कहा गया था कि आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, है ना, और उसमें NaCl डालना है। ड्राई टेस्ट ट्यूब से बिल्कुल सूखी हुई। देखिए जरा, तो अब क्या करना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। तो आप देखेंगे, ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आपको एक गैस निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, है ना, कुछ गैस का स्मोक जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, धुआं जैसा। तो कह रहा है कि क्या उसमें से गैस निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है, तो आप क्या कहेंगे, यस। जो ये डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ से ये जो डिलीवर हो रहा है गैस, इसे कहते हैं हम डिलीवरी ट्यूब, कि जो प्रोडक्ट है वो वहां से भी गैस की फॉर्म में जो प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ से डिलीवर होगा। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। सक्सेसिवली का मतलब पहले ड्राई से टेस्ट करना है, फिर वेट से, यानी कि जिसमें मॉइस्चर हो, मॉइस्ट हो। यहाँ पे टर्म मॉइस्ट लिटमस पेपर यूज किया है। तो जो एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई गई है वो तो वेट लिटमस पेपर की दिखाई गई है, लेकिन ड्राई लिटमस पेपर के साथ क्या होगा, सपोज दैट यहाँ पर ड्राई लिटमस पेपर होता और यहाँ से HCl गैस निकल रही है। देखिए, जो यहाँ इवॉल्व हुई है, जो यहाँ बनी है ये HCl गैस, वो निकल रही है, और वो इस ब्लू, वो भी कैसे, ड्राई लिटमस पेपर पर जब आती तो ये ब्लू का ब्लू ही रह जाता,
ये यहाँ पर रेड नहीं होता। हमें क्या मालूम है कि सभी एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं। लेकिन जब आप ड्राई लेंगे तो आपका ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा, और वेट में क्या होगा, वेट में ब्लू जो होगा रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ड्राई में तो ब्लू रह जाएगा, लेकिन वेट में क्या होगा, रेड में चेंज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खुद से जो गैस है, गैस फॉर्म में जो HCl है वो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करती है। इस वजह से इसका कलर चेंज नहीं होता, क्योंकि उसने एसिड की तरह रिएक्ट ही नहीं किया, उसने एसिड की तरह बिहेव ही नहीं किया। लेकिन जब वहां पर वेट मॉइस्चर, मतलब जिसपे मॉइस्चर हो, ऐसा लिटमस पेपर यूज किया गया, तो उस पानी के साथ HCl गैस ने क्या किया, आपको हाइड्रोनियम आयन दे दिया, H+ आयन दे दिया। और जहां पर H+ आयन प्रेजेंट है वहां पर बिहेवियर एसिडिक है। तो वैसे ही वहां पे क्या हुआ, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे इसका रेड कलर यहाँ पे चेंज होने लगा, ये रेड कलर में चेंज होने लगा। क्यों? क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में क्या हुआ, वाटर के प्रेजेंस में ये होता है कि H+ आयन बन जाते हैं और सूखे में नहीं बन पाते, तो वहां पे वो ब्लू का ब्लू रह जाता है, लेकिन वेट में कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। आगे, इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, तो ये किस केस में होगा, वेट लिटमस पेपर वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, कलर चेंज करेगा, ड्राई वाले में चेंज नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी, व्हाट डू यू इन्फेयर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस, तो ये क्या होगा, नॉट एसिडिक रहेगा, इसका बिहेवियर नॉट एसिडिक रहेगा। जबकि HCl सोल्यूशन जो रहेगा, भाई HCl का जो सोल्यूशन बन जाएगा, सोल्यूशन किसके साथ, वाटर के साथ, तो तब तो H+ आयन रिलीज होंगे ही, तो ये कैसा रहेगा, आपका एसिडिक रहेगा। ठीक है, इसे नोट भी कर सकते हैं आप। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्टिविटी आपने बारिश के दिनों में की, बरसात के दिनों में, उन दिनों में क्या होता है कि हवा में ही मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, हवा में मॉइस्चर कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये जब गैस निकलेगी, ये गैस जब निकलेगी तो हवा की नमी के साथ कांटेक्ट में आके H+ आयन दे देगी, और उस H+ आयन का भले ही आप फिर ड्राई लिटमस पेपर क्यों ना लें, वो H+ आयन क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे, क्योंकि H+ आयन ही एसिडिक नेचर दिखाते हैं, और वो हवा की नमी से ही क्या हो जाएगा, H+ आयन बन जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसी कंडीशन में एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आयंस ना बने, यानी कि वो मॉइस्चर खत्म हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आप गार्ड ट्यूब यूज करते हैं। ये गार्ड ट्यूब उसके लिए, इसमें क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, वो नमी को क्या करता है, हवा की नमी को सोख लेता है, और यहाँ से ड्राई गैस ही निकलेगी HCl। तो ये नमी है अगर आपके एटमोसफियर में, आपके क्लाइमेट में, तो उस कंडीशन में आपको ये यूज करना होता है। अगर नहीं है तो फिर आप पे नॉर्मल एपरेटस ही काम करेगा। लेकिन अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आपको ये चाहिए ही होगा नमी वाले दिनों में, अदरवाइज क्या होगा, रिजल्ट कुछ और ही आ रहा होगा, पेपर तो सूखा होगा लेकिन कलर चेंज हो रहा होगा। आप कहेंगे कि हाँ सर ने तो गलत बताया, या फिर बुक में गलत लिखा हुआ है, लेकिन गलत नहीं लिखा हुआ है, वो हवा की नमी की वजह से कलर चेंज होगा। ठीक है, तो अब ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या सजेस्ट करता है, दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो H+ आयंस कब होते हैं, जब वाटर की प्रेजेंस होगी। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो वाटर के एब्सेंस में ये ऐसा होता नहीं है, और इसी वजह से उसका एसिडिक नेचर जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। देखिए जरा आगे, यहाँ H+ आयन और H2O, यहाँ पे क्या आया, हमारा हाइड्रोनियम आयन आया, और ये क्लोरीन आया। तो आपने जो ये लिखा है, जैसे हमने H3O- लिख दिया, इसी को हम H2O प्लस H+B कह सकते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब यही है, देखो वाटर तो था ही, वाटर तो ये है ही, इसी के मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, H+ आयन चिपक जाता है। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, हाइड्रोजन आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, है ना। एक खासियत है कि हाइड्रोजन का एटम भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन का आयन भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो मतलब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाता है, उसके साथ एक नया आयन बनाता है H3O-।
बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब वो कंबाइन हो जाएंगे, उसके साथ जब जुड़ जाएंगे तो तब वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एन, या तो इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म। हाँ, या तो आपको H प्लस AQ लिखना होगा हमेशा। AQ का मतलब वो उसका एक्यूएस सोल्यूशन होगा एक तरह से, कि मतलब वो वाटर के साथ मिला हुआ रहेगा, या फिर आपको उसे इस फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव दिस और दिस आयन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब बेस डिसॉल्व होगा वाटर में तो आपको क्या देगा, ये आयन देगा OH माइनस, और इसे भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो KOH के साथ भी ये आयन आया, सॉरी, और आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी OH माइनस आयन, मतलब सभी बेसिस क्या करते हैं, OH माइनस आयन ही देखते हैं। तो बेसिस जनरेट दिस आयन इन वाटर। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कालीज। तो मैंने बताया था एल्कालीज क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं। एल्कालीज क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं। आगे देखते हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। देखिए जरा, सभी बेसिस क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। एन अल्काली इज द बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। दे आर सोपी टू टच। अब वो कैसे होते हैं, चिकने होते हैं, जैसे साबुन चिकना होता है ना, उस तरह के होते हैं अगर आप अल्कालीज को टच करेंगे। दे आर बिटर एंड कोरोसिव। वो कड़वे भी होते हैं और कोरोसिव भी होते हैं। कोरोसिव का मतलब, अगर आपने देखा होगा घरों में जो इन्वर्टर की बैटरीज होते हैं, जब कभी उनको रिफिल आप कर रहे होते हैं, तो क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें कुछ क्या करते हैं, एसिड भी डला रहता है, क्योंकि जब वाटर में एसिड होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करेगी। तो बैटरीज में भी सेम वही जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वही यूज किया जाता है। तो अगर मान लो निकल जाए तो क्या होता है, आपने देखा होगा फ्लोर जो फर्श है आपका वो कैसे होता है, व्हाइट व्हाइट हो जाता है साफ करने के बाद। वो किस वजह से होता है, एसिड्स के कोरोसिव नेचर की वजह से। वो क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं उसको। वहां से कपड़े पे पड़ेगा, कपड़ा खराब हो जाएगा, पेपर पे पड़ेगा, पेपर खराब हो जाएगा, इवन अगर आपकी स्किन पे पड़ेगा तो स्किन को भी नुकसान करेगा, लेकिन कंसंट्रेटेड करेगा, डायलूट नहीं करेगा। तो जो कोरोसिव बिहेवियर होता है वो बेसिस का भी होता है, और वो किन का, अल्कालीज का। क्योंकि अल्कालीज कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। उन्हें टेस्ट भी नहीं करना है और उन्हें टच भी नहीं करना है, क्योंकि जो कपड़े और कागज पर नुकसान पहुंचा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं पहुंचाएंगे, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। विच ऑफ द बेसिस इन टेबल 2.1 आर अल्कालीज। अच्छा, तो इसे भी हम देख लेंगे। ये शुरू में आपने पढ़ा था, तो ये आपको खुद कर लेना है कि कौन से बेसिस अल्कालीज हैं और कौन से नहीं है। ओके, now we have identified that all acids generate H plus ion and all bases generate OH minus ion. We can view the neutralization reaction as follows. तो अगर हमें ये पता चल गया है कि सभी एसिड्स H प्लस आयन देते हैं और सभी बेसिस OH माइनस आयन देते हैं, तो फिर वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कैसे कर पाते हैं ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि एक, देखो X कोई मेटल है और H क्या है, हाइड्रोजन है। क्योंकि सभी एसिड्स में H होगा ही, तो ये हुआ आपका एसिड। ये है बेस, क्योंकि इसमें OH आयन है, OH दिखाई दे रहा है। तो ये M तो X के साथ रिएक्ट करेगा, और ये H और ये OH HOH बन जाएंगे, जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, H2O। यहाँ पे हुआ क्या कि H का प्लस और OH का माइनस इनको कंबाइन कर रहा है। आपने पढ़ा ही होगा, वही तो हो सकता है 6th क्लास से, उससे पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो ये जो ऑपोजिट है वो क्या करेगा, एक दूसरे से चिपक जाएगा। और देखो एक प्लस और एक माइनस है, ओवरऑल क्या रह जाएगा, चार्ज 0 रह जाएगा। चार्ज तो बचेगा ही नहीं, तो चार्ज चार्ज खत्म हो गया, तो ना ही H प्लस की खूबी रह गई और ना ही OH माइनस की खूबी रह गई। तो ना तो वो एसिडिक रह जाएगा, ना ही वो बेसिक रह जाएगा, वो सिर्फ वाटर बन जाएगा। और इसके साथ बना है ये सॉल्ट, तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्ट का वाटर सोल्यूशन है, यानी नमकीन पानी है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप एसिड बेस को खुद मिलाएं और उसे पीने की कोशिश करें कि नमकीन पानी ही बनेगा। अगर एसिड ज़्यादा रह गया तो हो सकता है कि वो एसिडिक रह जाए, या बेस ज़्यादा रह गया तो हो सकता है वो बेसिक हो जाए, तो उसे पीने की कोशिश मत करना। लेकिन हाँ, अगर पूरे का पूरा ही न्यूट्रलाइज हो जाए तो फिर वो पीने लायक होगा। आगे देखो, लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व्ड व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। तो
अब देखते हैं कि जो वाटर होता है, व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। अच्छा, किसी बेस में या एसिड में अगर वाटर मिलाया जाए तब क्या होगा। तो उसके लिए एक्टिविटी देखते हैं हम 2.10। ठीक है, देखिए इसमें से कुछ चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो नहीं बताई हैं वो मैं अब बता देता हूं। ये एक्टिविटी आपको खुद पढ़नी है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ये जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है इसको आप पढ़ लेना, ये वही होगा जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँगा, जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर। बीकर में क्या करना है, आपको 10 ml वाटर लेना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड swirl द बीकर स्लोली। आपको क्या करना है, उसमें कुछ ड्रॉप्स डालनी है, उसको धीरे धीरे क्या करना है, swirl करना है, मतलब इस तरह से हिलाना है ताकि वो उसमें घुल जाए, डिजोल्व हो जाए। टच द बेस ऑफ द बीकर। अब आपको उसके बीकर के बेस को आपको क्या करना है, टच करना है। तो आप महसूस करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, आप कहेंगे यस, टेम्परेचर में तो चेंज है। और आपको कैसा लगेगा, वो हॉट लगेगा। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये प्रोसेस कैसा था, एक्सोथर्मिक था या एंडोथर्मिक था। ध्यान रखना कि ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस उन प्रोसेसेस को कहा जाता है जिनमें हीट जनरेट होती है, जिनमें हीट कंज्यूम की जाती है, ली जाती है, वो होती है एंडोथर्मिक। रिपीट दी अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो हाइड्रोक्साइड पैलेट्स के साथ भी जब आप ये करेंगे तो आप महसूस करेंगे अगेन यहाँ पर भी ये हॉट हो जाएगा। और प्रोसेस कैसा रहेगा आपका, एक्सोथर्मिक ही रहेगा। प्रोसेस एक्सोथर्मिक ही रहेगा। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि दरअसल ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होती है और एक्सेसिव लोकल हीट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो इसमें हीट बहुत ज़्यादा पैदा होती है। इसलिए कभी भी ये कोशिश करनी है कि पानी में कभी एसिड और बेस ना डालें। एसिड और बेस में पानी एसिड और बेस में कभी पानी ना डालें, क्योंकि जैसे ही पानी आप उसमें डालेंगे एक्सेसिव हीट जनरेट होगी और वो स्प्लैश करेगा, उछलेगा, और हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचाए, छींटे लग जाएंगे तो जला भी सकता है ना, तो बर्न कर सकता है आपको। तो इसलिए कभी भी एसिड में पानी नहीं डाला जाता, पानी में ही एसिड और बेस डाला जाता। वो भी कैसे, उसको धीरे धीरे हिलाते हुए डालना है, धीरे धीरे उसको मिलाते हुए डालना है। अदरवाइज अगर आप प्रॉपर स्टीयरिंग नहीं करेंगे, उसे ऐसे स्टीयर नहीं करेंगे तो वो स्प्लैश कर सकता है। देखिए, तो जिन कैंस में स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस आते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड्स और बेसिस आते हैं, उनमें इस तरह का आपको एक साइन दिखाई देता है, जो क्या दिखा रहा है कि ये अगर आपके हाथ पे या किसी चीज पे पड़ेगा तो क्या कर सकता है, इट कुड बर्न दैट, तो वो उसे जला सकता है। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि जितना हमने अब तक डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि सर ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्लियर नहीं हुई। अदरवाइज तो कोशिश ये करें कि वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए तो आपके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश की जाएगी। और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो आप हमें हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें ये सब चीज़ें पढ़ने की या सीखने की ज़रूरत होगी। और अगर चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ सीखते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना ही आज के लिए था, आज की क्लास में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।